हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 1 किए थे, जिसमें हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सारे टॉपिक के ऊपर का कंसेप्ट हम लोग समझ लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये सारे टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। सो गाइज, आज का लेक्चर हम लोग टोटली ये जितना भी टॉपिक मैंने नहीं बताया, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। सो गाइज, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक का अगर आप कंसेप्ट मिस कर देते हैं तो आपको वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोग को दिक्कत होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन फिजिक्स में कंसेप्ट ही होता है। सो गाइस, बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में अगर बात करें तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैंने यही बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जो है सो जीरो होता है, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और जब हम लोग वर्क डन अगर निकालते हैं ग्रेविटी का, तो हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो mgh के बराबर होता है, जहाँ पे h जो होता है सो हमेशा हम लोग वर्टिकल हाइट को लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल हाइट को इसलिए लेते हैं क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हॉरिजेंटल में होता है वो जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्क डन बाय अगर फोर्स वर्क ग्रेविटी के थ्रू जो फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है mg, और अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल में करेगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस कारण से वर्क डन बाय ग्रेविटी हॉरिजेंटल के केस में जो है सो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी हम लेते हैं तो mgh लेते हैं, जहाँ पे h जो होता है सो वर्टिकल हाइट होता है। ठीक है, इसके बाद ये कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आप लोग को बताया था कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जो होता है सो जीरो के बराबर होता है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है? मुझे पता है आप लोगों को इसमें दिक्कत हुआ होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अगर फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गया और फिर फाइनल से इनिशियल पॉइंट पर आ गया, तो उसमें टोटल वर्क डन अगर हम जोड़ेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। इसी को क्लोज्ड पाथ में बोला जाता है। क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो, क्लोज पाथ मतलब टोटल कंप्लीट पाथ में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। जैसे कि अगर आप किसी भी जैसे आप एक बॉल को लीजिए और बॉल को जब आप ऊपर फेंकिएगा तो वो बॉल ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जो है फिर वापस नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या हो रहा है कि बॉल तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहा है और फोर्स उस पर mg नीचे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। इसलिए उस केस में अगर नीचे से अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है सो निगेटिव होता है। अगर ऊपर से अगर नीचे फेंकते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा सो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और प्लस साथ साथ फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो mgh के बराबर होगा, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव कब होता है? जब ऊपर से अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है सो निगेटिव होगा। और टोटल अगर इनिशियल से फाइनल गया और फिर फाइनल से इनिशियल पर आ गया तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव mgh और ऊपर से नीचे आएगा तो, और नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव mgh। अब टोटल वर्क डन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो यही होता है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जांपल देके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे होता है। अब जैसे आप किसी भी बॉडी को अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आप उसको नीचे की ओर अगर छोड़ देते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन पर अगर वो नीचे आता है तो उस पर भी जो वर्क डन होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक पर
फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इंक्लाइंड पर, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो वर्टिकल हाइट ही लेते हैं। इससे मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब भी हम लोग को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना रहेगा तो हम लोग mg h लेंगे, और जहाँ पे h जो होगा सो वर्टिकल हाइट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में जान गए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैंने आप लोग को एक लेक्चर बता रखा है ऑलरेडी, फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 अगर आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा, और फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2, 2 लेक्चर मैंने फ्रिक्शन का किया है। तो फ्रिक्शन के बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, और वो सरफेस जो है वो सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। रफ है यानी कि उस सरफेस का जैसे खुद अपना कुछ म्यू होगा, म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है, और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और मैं आप लोग बताता हूँ कि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा ये कैसे निकलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा करके हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बराबर होता है म्यू एन के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है, जहाँ पे म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और एन जो होता है सो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है, और वो ब्लॉक जो है सो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उस ब्लॉक को रोकने के लिए वो जो सरफेस है हॉरिजेंटल सरफेस उस पर जो है सो एक फोर्स लगाएगा उसको अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में वो ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इधर और मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन को फोर्स अपोज कर रहा है। अगर वो फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है म्यू के एन एक्स के, किसके बराबर होता है, म्यू के एन एक्स के बराबर होता है, म्यू के एन कॉस थीटा कहिए तो उसके बराबर होता है। और ये हमेशा माइनस, यानी कि याद रखिएगा कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव होता है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। और टोटल वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सो 0 होता है, ठीक है। इससे ये आपको पता चल रहा है, सॉरी, टोटल वर्क डन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, या स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क डन होता है अगर आप उसको जोड़ते हैं तो वो आपका जो है सो टोटल वर्क डन निकालने के बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और हम फ्रिक्शन का बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कहने का मतलब ये पाथ पर डिपेंड करता है, और इसका जो क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के एन एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे म्यू के एन इंटू एक्स, तो म्यू के एन क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कि हमेशा हम लोग स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टुवार्ड्स द नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा नेचुरल लेंथ की ओर होता है, ठीक है। अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रहेगा तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स 0 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट कर देंगे तो एलोंगेट, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग अपने यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है, और इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये एलोंगेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करके एलोंगेट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा सो इस डायरेक्शन में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर किया,
इस डायरेक्शन में किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, माइनस एक्स के। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो बराबर हो जाता है के इंटू एक्स के, ठीक है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। और के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो बराबर होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे निकला, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर कैसे हुआ, मैं ये आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, जब आप लोग स्प्रिंग को जितना ज़्यादा एलोंगेट करेंगे तो उसका डिस्टेंस जो है सो नेचुरल लेंथ से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस एक्स के। यानी कि एक्स बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि एक्स वेरी करेगा तो फोर्स भी साथ साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पे फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकाल कर और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है कि मेरा टोटल वर्क डन निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये स्प्रिंग फोर्स के केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद उसका जो है सो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा। और टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब होता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। सो गाइज, मैंने आपको इस स्यूडो फोर्स के बारे में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि स्यूडो फोर्स क्या है। इट इज़ अ फेक फोर्स, ये एक फेक फोर्स है, ठीक है। और हम लोग स्यूडो फोर्स कब यूज करते हैं? जब ऑब्जर्वर जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, ठीक है। जब कभी भी अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब कि ऑब्जर्वर आपका एक्सीलरेटेड होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। और जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो हम लोग स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स जो होता है इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है सो वैलिड नहीं होता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जब कभी भी हमको वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? स्यूडो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। और स्यूडो फोर्स हम लोग किधर लगाते हैं? जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। अगर कोई बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है, यानी कि अगर जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वो अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा तो स्यूडो फोर्स ma जो है सो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। अगर ऑब्जर्वर इस हॉरिजेंटल में इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेटेड होगा तो उस पर स्यूडो फोर्स ma जो है सो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्यूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स बराबर होता है स्यूडो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स के बारे में भी जान लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्क इनर्जी थ्योरम के बारे में। और ये वर्क इनर्जी थ्योरम जो है सो आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। सो गाइज, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इसके आज का वीडियो में जितना भी मैंने टॉपिक बताया उस टॉपिक का कंसेप्ट कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक बार दोहरा देता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने आज क्या क्या बताया आप लोगों को। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा mgh होता है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव mgh होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो निगेटिव mgh होगा, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताएं कि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है सो म्यू एन एक्स के बराबर होता है, ठीक है। म्यू एन एक्स के बराबर होता है, म्यू एन एक्स कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? तो स्यूडो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम।